हेलो दोस्तों, वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ मिर्ज़ापुर की बैंकर। ये वीडियो बेसिकली उन एस्पिरेंट्स के लिए डेडिकेटेड है जो आरआरबी पीओ मेंस एंड आईबीपीएस पीओ प्रीलिम्स एंड मेंस की प्रिपरेशन को बैलेंस करना चाहते हैं। और जिन भी एस्पिरेंट्स के अटेम्प्ट 55 एंड अबव है उनके लिए आरआरबी पीओ मेंस एंड आईबीपीएस पीओ इक्वली इम्पॉर्टेंट है। तो आपको इन दोनों पे फोकस करने की ज़रूरत है। इसके लिए मैं आपके लिए लाई हूँ 10 आवर्स का स्केड्यूल, जो कि मिनिमम है। मतलब आपको मिनिमम 10 आवर्स तो पढ़ना ही है। उसके बाद अगर आपके पास टाइम है और आप पढ़ सकते हैं तो आपको और भी टाइम डिवोट करना चाहिए, बट इतना तो मिनिमम करना ही है। इसको मैंने 2 पार्ट में डिवाइड किया है, 8 आवर्स 2 आवर्स। 8 आवर्स आपको कम्प्लीटली मेंस को डेडिकेट करना है, जिसमें मेंस लेवल कंटेंट कंज्यूम करना है और प्रैक्टिस करनी है, लेक्चर्स देखना है, मतलब सब कुछ मेंस का करना है। और ये जो 2 आवर्स है इसमें आपको प्रीलिम्स का करना है, मींस मॉक्स देना है, और आपकी जो भी कॉन्सेप्ट वीक है जिस भी टॉपिक के, उसकी प्रैक्टिस करनी है और उसको स्ट्रॉन्ग बनाना है। ठीक है। और इसके लिए जो हमारे सब्जेक्ट्स हैं, इंग्लिश, रीजनिंग, मैथ्स, कंप्यूटर एंड जीए। जो इंग्लिश, रीजनिंग, मैथ्स है ये हमारे प्रीलिम्स और मेंस दोनों में आते हैं, तो ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और ये मेंस में आएगा तो ऑफ कोर्स ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसको आप डिक्रीजिंग ऑर्डर में समझ सकते हैं, जैसे कि इंग्लिश मोस्ट इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है जो कि सभी एग्ज़ाम में आता है। अभी आगे चल के आपको एसबीआई पीओ देना है, एसबीआई क्लर्क देना है, एंड जितने भी एग्ज़ाम है सब में इंग्लिश का वेटेज ज़्यादा ही है, तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद रीजनिंग भी बहुत इम्पॉर्टेंट है एंड काफ़ी स्कोरिंग है, तो आपको इसे भी प्रिपेयर करना है। और मैथ्स, ये भी मतलब लास्ट ईयर तो मैथ्स अच्छी आई थी, डुएबल आई थी, तो यहाँ से काफ़ी बच्चों ने स्कोर किया था। मेरे खुद ही कांटेक्ट में कुछ लोग हैं जिन्होंने 25 मार्क्स तक स्कोर किए थे मेंस में, और प्रीलिम्स में भी आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं फाइनल सिलेक्शन के लिए, तो ये भी स्कोरिंग है, आप इसको निगलेक्ट नहीं कर सकते हैं। हाँ, उसकी लास्ट ईयर क्वांट काफ़ी डिफ़िकल्ट आ गई थी जो डुएबल नहीं था, तो ये अनप्रिडिक्टेबल है कि कौन सा सेक्शन इसमें टफ़ आ जाएगा। एक सेक्शन टफ़ आएगा, बाकी 2 सेक्शन डुएबल होंगे जिसमें से आपको मार्क्स गेन करने हैं। और ये तो हर साल अनप्रिडिक्टेबल आती है, उसके लिए कुछ कह ही नहीं सकते, बट हमें प्रिपेयर तो करना पड़ेगा। सिलेक्शन है और सिलेक्शन लेना है तो। और कंप्यूटर की बात करें तो ये थोड़ा ईजियर साइड पे रहता है, बट ये श्योरिटी के साथ नहीं बोल सकते, बट ये स्कोरिंग है, आप इससे स्कोर कर सकते हैं। इसमें आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, इसको बस आप 1 बार 2 बार पढ़ लीजिए, इसमें आप अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं इंग्लिश की, इसको हमें कैसे प्रिपेयर करना है। और ऐसा देखा गया है कि हर साल इंग्लिश डुएबल सेक्शन पे ही आता है, काफ़ी स्कोरिंग है, तो इस पे आपको थोड़ा सा ज़्यादा टाइम देना चाहिए। एंड मैंने इसको 2 आवर्स डेडिकेट किया है, मतलब आपको मिनिमम 2 घंटे इंग्लिश को तो देने ही हैं, जिसमें से 1.5 आवर आपको सिर्फ मेंस लेवल कंटेंट कंज्यूम करना है। ठीक है। देखो, इंग्लिश एक लैंग्वेज है, तो इसमें ये फ़र्क नहीं पड़ता है कि आप मेंस लेवल कंटेंट कंज्यूम कर रहे हो या फिर प्री लेवल, बट हाँ, अगर आप मेंस कंज्यूम करते हो तो प्रीलिम्स आपके लिए इजी हो जाएगा, तो डेफिनेटली आपका फोकस मेंस लेवल पे होना चाहिए। इससे आपका दोनों प्रिपेयर होगा। अगर आप सिर्फ प्री करेंगे तो इजी क्वेश्चंस तो आप अटेम्प्ट कर लेंगे, बट वहाँ मेंस में जाके सब आपके साथ गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए आपको मेंस लेवल कंटेंट पे ज़्यादा फोकस करना है। बट हो सकता है कि मेंस लेवल क्वेश्चंस आपसे बन ही ना रहे हों, तो उसके लिए जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वो है लेक्चर्स। ये आपको ज़रूर देखने हैं। सो 30 to 45 मिनट्स आपको लेक्चर्स को डिवोट करना है, ताकि आप सीखने पे ध्यान दे सकें, क्योंकि सीखना बहुत ज़रूरी है। वैसे तो मैं हमेशा प्रैक्टिस को प्रमोट करती हूँ कि आप क्विज़ेस लगाइए एंड सेक्शनल मॉक टेस्ट दीजिए, बट आपके लिए सीखना भी ज़रूरी है। आप सीखेंगे तभी तो अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे क्विज़ेस में, मॉक्स में। तो सीखने के लिए आपको लेक्चर्स देखना है। आप डेली 30 to 45 मिनट्स लेक्चर्स को दीजिए। लेक्चर्स में आप निमिषा मैम के परफेक्शन लेक्चर देख सकते हैं, जो कि काफ़ी हेल्पफुल होता है। उसके अलावा आप यूट्यूब के लेक्चर्स भी देख सकते हैं, जैसे आप जस्ट यूट्यूब पे मेंस लेवल इंग्लिश डाल दीजिए, वहाँ से प्रैक्टिस कर लीजिए, लेक्चर्स देख के सीख लीजिए कुछ चीज़ें। और आपको 120 रूल्स ऑफ ग्रामर भी एक बार ज़रूर करना चाहिए।
इससे आपका ग्रामर पोर्शन अच्छा हो जाएगा और आप अच्छा स्कोर कर पाएंगे। और अगर आपने कोई पेड कोर्स लेके रखा है तो उसमें जिस भी टीचर से आप पढ़ते हैं आप उनका पेड कंटेंट से भी लेक्चर देख सकते हैं। अल्टीमेटली आपका फोकस सीखने पे होना चाहिए, जो कि आपको लेक्चर्स के थ्रू करना है। और अब हम बात करते हैं कॉम्प्रिहेंशन की। बैंकिंग एग्ज़ाम में कॉम्प्रिहेंशन बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जैसा कि हम लोग जानते हैं लगभग 60 to 70% हमारा सिलेबस कॉम्प्रिहेंशन के अराउंड ही है, जिसमें रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन हो गया, पैराजम्बल हो गया, सेंटेंस रीअरेंजमेंट, क्लोज टेस्ट, ऑड वन आउट। तो इस तरह के जो क्वेश्चंस आते हैं वो कॉम्प्रिहेंशन पे बेस्ड है। तो आपको 20 to 25 मिनट्स या 30 मिनट आपको डेली अपनी कॉम्प्रिहेंशन प्रैक्टिस को डिवोट करना चाहिए, ताकि आप अपना कॉम्प्रिहेंशन स्किल इन्हांस कर सकें, जिसमें आप दो चीज़ें कर सकते हैं। पहला तो निमिषा मैम का जो द हिंदू लेक्चर आता है वहाँ से भी पढ़ के अपना कॉम्प्रिहेंशन इम्प्रूव करने की कोशिश कर सकते हैं। बट आई वुड सजेस्ट कि उसकी जगह आप क्विज़ेस दीजिए, वो आपको ज़्यादा हेल्प करेगा। तो उसके लिए आप क्विज़ दीजिए। एक वेबसाइट है readtheory.org। इस वेबसाइट पे आपको बहुत सारे आरसी मिलते हैं, ठीक है। और ये आरसी आपके लेवल के अकॉर्डिंग होता है। जैसे अगर आपका लेवल 1 है, ठीक है, अगर आपका 1 लेवल है तो उसके अकॉर्डिंग आपको आरसी मिलेगा। अगर आपने सारे क्वेश्चन सही कर लिए तो आपको वो लेवल 2 पे सेंड करेगा। अगर उसके भी क्वेश्चन कर लिए तो लेवल 3 पे सेंड करेगा। मतलब आपके लेवल के अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चंस मिलेंगे। अगर आप गलत कर देते हैं तो फिर आपको पीछे वाले लेवल पे भेज देगा। तो यहाँ से आपका जो कॉम्प्रिहेंशन स्किल है वो बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो सकता है। मैंने ये यूज़ किया था एंड इट इज़ रियली वेरी बेनिफिशियल। और कॉम्प्रिहेंशन के बाद आप क्या कर सकते हैं कि 30 to 45 मिनट्स आपको प्रैक्टिस को देना चाहिए, सेक्शनल मॉक को। मतलब आपने जो भी पढ़ा है, जो भी सीखा है, जो भी प्रैक्टिस की है, उसको इम्प्लीमेंट करना आना चाहिए, क्योंकि तैयारी पढ़ाई की नहीं होती है, एग्ज़ाम की होती है। तो आपको एग्ज़ाम वाला इंटरफेस, एग्ज़ाम वाली फीलिंग तो लेनी ही है। उसके लिए आप सेक्शनल मॉक दीजिए। अगर आपसे मेंस लेवल के क्वेश्चंस बनते हैं, आपका इंटरेस्ट है, तो आप मेंस के दीजिए। अगर आपको लगता है कि मेंस बहुत डिफ़िकल्ट है, आपसे नहीं बन रहा है, तो आप प्रीलिम्स के दीजिए। बट आपको सेक्शनल मॉक ज़रूर देना है। एंड कोशिश करिए कि मेंस का ही करें। और अगर आपकी मेंस के 50 to 60% या 70% क्वेश्चन सही होते हैं तो आप सिर्फ प्रैक्टिस पे ध्यान दीजिए, क्विजेस के थ्रू, मॉक्स के थ्रू। और अगर आपको लगता है कि आप 60% आंसर नहीं कर पा रहे हो तो आपको लेक्चर्स पे ध्यान देना चाहिए, क्योंकि आपको फिर सीखने की ज़रूरत है। जब आपको चीज़ें आती ही नहीं है तो फिर आप मॉक कैसे दोगे? तो आपको ये टाइम भी तब लेक्चर्स को डिवोट करना पड़ेगा। बट अगर आप 60% क्वेश्चन सही कर ले रहे हैं तो उसको प्रैक्टिस को दीजिए। और सेक्शनल मॉक में प्रीलिम्स के मॉक तब ज़रूर लगाइए अगर आपका मेंस का नहीं आ रहा है तो। अदरवाइज़ आपको दोनों ही साथ में लेके चलना है। आप ऑल्टरनेट डेज पे कर सकते हैं। सो इस तरह से आपको इंग्लिश सेक्शन प्रिपेयर करना है, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आपके हर एग्ज़ाम में इंग्लिश पूछा जाएगा, आरआरबी पीओ मेंस में भी और आईबीपीएस पीओ, एसबीआई पीओ, सभी एग्ज़ाम में। और एसबीआई पीओ में तो इंग्लिश का वेटेज बहुत ज़्यादा होता है। तो अगर किसी का भी टारगेट एसबीआई पीओ है तो उसको तो डेफिनेटली इंग्लिश पे बहुत ज़्यादा फोकस करना चाहिए। और हाँ, आरआरबी पीओ में कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो मतलब कि हिंदी ऑप्ट कर रहे हैं, तो उनके लिए देखिए, मैंने हिंदी से बिल्कुल पढ़ाई नहीं की है तो मैं उनको ज़्यादा गाइडेंस तो नहीं दे पाऊँगी। बट हाँ, जो भी मैंने इंग्लिश के लिए कहा है ये आपके अदर एग्ज़ाम्स में हेल्प करेगा। बट अगर आप हिंदी ऑप्ट किए हैं, हिंदी में देना है, तो आप उसके अकॉर्डिंग अपनी स्ट्रैटेजी देख लीजिए। किसी मतलब जो भी टीचर को आप फॉलो कर रहे हैं उनसे पढ़ लीजिए अच्छे से हिंदी के सारे सब कुछ, ठीक है। और आप अपनी हिंदी को भी फिर टाइम दीजिए। आपका हिंदी अच्छा होगा तभी आप हिंदी ऑप्ट कर रहे हैं, तो आप उसको 1 घंटा भी दे देंगे तो इनफ है। और इस तरह से आपको अपनी प्रिपरेशन को बैलेंस करके चलना है, ठीक है। तो अब हम रीजनिंग की बात करते हैं। इंग्लिश के बाद जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है वो है रीजनिंग। ये लगभग सभी एग्ज़ाम में काफ़ी स्कोरिंग सब्जेक्ट है। और प्रीलिम्स में तो लोग लगभग लाइक आउट ऑफ 35 पूरा 35 स्कोर कर लेते हैं, आउट ऑफ 40-30 मतलब मैक्सिमम स्कोर कर लेते हैं। और आरआरबी पीओ मेंस की रीजनिंग काफ़ी डूएबल आती है, तो लोग
मेंस में भी रीजनिंग में बहुत अच्छा स्कोर कर लेते हैं। तो उसके लिए हमें थोड़ा टाइम देने की ज़रूरत है इस पे, इसको हम बिल्कुल नेगलेक्ट नहीं कर सकते, बहुत अच्छे से इसकी प्रिपरेशन करनी चाहिए। इसलिए मैंने इसको 2 आवर्स डेडिकेट किए हैं ताकि आप अपनी प्रिपरेशन अच्छे से कर सकें। और तो हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं पज़ल से। रीजनिंग में जो पज़ल्स है, सबसे पहले आपको मीन्स लेवल पज़ल्स करने चाहिए, जो कि अगर आप ऐसे ही सॉल्व करने जाएंगे तो वो इतनी डिफ़िकल्ट होती है कि आपसे सॉल्व नहीं होगा और आपका सिर दर्द होने लगेगा, आप छोड़ दोगे। तो जो आपका जो कॉन्फिडेंस होगा, एंथुजियाज्म होगा मीन्स लेवल कंटेंट सॉल्व करने का, प्रैक्टिस करने का, वो वहीं ख़त्म हो जाएगा। इसलिए पज़ल्स में जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वो है आप लेक्चर्स के थ्रू करिए। सबसे पहले आप कोई पज़ल लेक्चर स्टार्ट करिए, उसके क्वेश्चंस पढ़िए, खुद से उसके डेटा पॉइंट्स नोट करिए। अगर आपको लगता है कि हाँ पज़ल्स आपसे बन रही है तो आप सॉल्व कर लीजिए, फिर तो कोई टेंशन ही नहीं है, आपकी प्रिपरेशन काफ़ी अच्छी हो गई है। और अगर आपको लग रहा है कि नहीं आपसे नहीं सॉल्व हो रहा है, बहुत डिफ़िकल्ट है, तो वहाँ डीमोटिवेट होने की ज़रूरत नहीं है। आप सिंपली उसके सारे पॉइंट्स नोट कर लीजिए, जितना भी आपको समझ में आता है आप उसको 5-10 मिनट दीजिए, पढ़िए। उसके बाद फिर सर का सॉल्यूशन देख लीजिए, वो कौन सा मेथड यूज़ कर रहे हैं, कैसे सॉल्व कर रहे हैं। और पज़ल बेसिकली किस टाइप की है, लॉजिकल पज़ल है या फिर ज़्यादा वेरिएबल वाली है या सिंपल है, डिपेंड्स। मतलब आप उसका मेथड सीखिए, क्योंकि पज़ल्स प्रैक्टिस करने से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आप उसका मेथड सीख लीजिए, क्योंकि आपको आती रहेंगी चीज़ें तभी आप अच्छे से उसको इम्प्लीमेंट कर पाएंगे और प्रैक्टिस कर पाएंगे और अच्छे मार्क्स स्कोर कर पाएंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप उसका लेक्चर्स के थ्रू प्रैक्टिस करिए, जिसके लिए आपको मैक्सिमम 30 मिनट्स देने हैं, ताकि आप एक पज़ल डेली लेक्चर्स के थ्रू सॉल्व कर लीजिए। और उसके बाद फिर एक पज़ल उठा के सॉल्व करने की कोशिश करिए। अगर आपको लग रहा है कि हाँ आपसे बन रही है पज़ल तो ठीक है, अदरवाइज़ इसको कुछ दिन बाद कर सकते हैं आप। और इसको भी आप लेक्चर्स में ही इंक्लूड कर दीजिए कि पूरा 2 पज़ल का लेक्चर देख लीजिए। मतलब बस आपको पज़ल्स पहले सीखने पे ध्यान देना है, उसके बाद उसकी प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि एग्ज़ाम में आपको यही है जो सबसे ज़्यादा वेटेज रखता है। तो आप इसको नेगलेक्ट करके बिल्कुल नहीं जा सकते, इसको आपको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करना पड़ेगा ताकि आप अच्छा खासा मार्क्स स्कोर कर सके इसमें। उसके बाद आपको सेक्शनल क्विज, सेक्शनल मॉक अटेम्प्ट करना है रीजनिंग का, जिसमें से आप इसको ऑल्टरनेट डेज पे कर सकते हैं। एक दिन प्री का कर लीजिए, एक दिन मेंस का कर लीजिए। अगर मेंस के क्वेश्चंस आपसे बन रहे हैं तो आप मेंस करिए, अदरवाइज़ कुछ दिन के लिए मेंस छोड़ के आप सिर्फ प्रीलिम्स के सेक्शनल मॉक दीजिए। और आपके जितने भी वीक टॉपिक्स हैं आप उस पर ध्यान दीजिए। जैसे मान लीजिए मशीन इनपुट आपसे हिल ही नहीं रहा है, कोडिंग डिकोडिंग समझ ही नहीं आ रही है, तो इसके लिए आपको सबसे पहले इसका लेक्चर के थ्रू सीखना है। मशीन इनपुट का पुनीत सर का कॉन्सेप्ट का लेक्चर है, आई थिंक 4-5 घंटे का, और कोडिंग डिकोडिंग का भी सेम है। तो आप पहले उनके जो लॉजिक्स हैं उसका देख लीजिए, उसको सीख लीजिए। उसके बाद जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो उसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करिए। और अगर आपको लग रहा है कि प्रैक्टिस के थ्रू भी आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप वीडियो के थ्रू प्रैक्टिस करिए। तो इस तरह से मतलब आपको आपके जितने भी वीक टॉपिक्स है उस पर काम करनी है। मान लीजिए आप सिलॉक्स आपका वीक टॉपिक है, आपसे डायग्राम तो बन जा रहा है बट आप उसके क्वेश्चंस सही तरीके से नहीं अटेम्प्ट कर पा रहे हैं, वो आपका गलत करा दे रहा है, तो आपको नेगेटिव मार्किंग नहीं करनी है। आप सिलॉक्स एक बार 30-40 मिनट दे दीजिए, उसके कॉन्सेप्ट दोबारा से सीख लीजिए। हो सकता है आप कोई कॉन्सेप्ट भूल गए हैं या फिर आपने वो चीज़ें नहीं अच्छे से ग्रैब की हैं, तो आपको उसको अलग से टाइम देना है, उसको स्ट्रॉन्ग बनाना है, अच्छे से सीखना है एंड देन प्रैक्टिस करनी है, ताकि आपका वीक टॉपिक से हट के स्ट्रॉन्ग टॉपिक में आ जाए। सबसे पहले आपको जो भी आपके वीक टॉपिक्स हैं इसको 3 मतलब एक पेपर लिख लीजिए, एक पेपर ले लीजिए, उसमें आप वीक, एवरेज और स्ट्रॉन्ग ऐसे करके 3 कैटेगरी बना लीजिए। और देखिए, एनालाइज करिए कि कौन सा टॉपिक आपका वीक है, कौन सा एवरेज है, कौन सा स्ट्रॉन्ग है। जो स्ट्रॉन्ग है उसको आप प्रैक्टिस करते रहिए ताकि वो आपका स्ट्रॉन्ग ही रहे। अगर आप छोड़ देंगे तो वो वीक में चला जाएगा, इसलिए इसको प्रैक्टिस करते रहिए। जो एवरेज है इस पर भी थोड़ा ध्यान दे दीजिए ताकि वो स्ट्रॉन्ग में चला जाए, और जो वीक है पहले उसको एवरेज में ले जाइए, फिर स्ट्रॉन्ग में ले जाइए। मतलब आपको इस तरह से अपनी प्रैक्टिस करनी है कि आप ओवरऑल इम्प्रूवमेंट कर सकें और आपका सभी टॉपिक्स अच्छे से कवर हो जाए, आप उसको अच्छे से प्रैक्टिस करके अच्छा मार्क्स गेन कर सके। रीजनिंग काफ़ी स्कोरिंग सेक्शन है, तो आपको इसको अच्छे से प्रिपेयर करना पड़ेगा, अच्छे से टाइम देना पड़ेगा ताकि आप इसमें ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स गेन कर सकें।
एंड आफ्टर डूइंग ऑल दीज थिंग्स आपको क्या करना चाहिए कि 15 से 20 मिनट एनालिसिस को देना चाहिए। मतलब आप इतना कर ले, उसके बाद फिर आप ये टाइम क्या करिए कि दे दीजिए उसमें मेंस लेवल कंटेंट के लिए, कि देखिए आपसे मेंस लेवल कंटेंट बन भी रहा है या नहीं, मतलब इतना पढ़ने के बाद बन रहा है या नहीं। हो सकता है आपसे बन रहा है तो आप वहीं प्रैक्टिस कर लीजिए, एनालिसिस कर लीजिए। और अगर आपसे नहीं बन रहा है तो आप रिवीजन करिए। जैसे आज आपने जो भी पजल सॉल्व की लेक्चर के थ्रू, तो आप सेम पजल रिवाइज कर लीजिए। मतलब सुबह आपने मान लो सॉल्व कर ली, तो आप शाम को एक बार उसका रिवीजन कर लीजिए, सॉल्व करिए, देखिए कि सर ने जिस भी मेथड से सॉल्व कराया था वो आपसे बन रहा है कि नहीं, आप उसको सॉल्व कर पा रहे हैं कि नहीं। बेसिकली जो भी आपने सीखा है आप उसे इम्प्लीमेंट कर पा रहे हैं कि नहीं, आपको इस पर ध्यान देना है। सो इस तरह से आपको अपना पूरा रीजनिंग सेक्शन कवर करना है, इसको अच्छे से प्रिपेयर करना है ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स गेन कर सकें। सो यस, अब हम बात करते हैं क्वांट की। क्वांट बहुत सारे बच्चों के लिए अभिशाप जैसा है, इंक्लूडिंग मी। मेरा क्वांट बहुत ज़्यादा वीक था और मैं इसमें बहुत रेयरली कुछ मार्क्स गेन कर पाती थी, बट इसमें बहुत अच्छे से वर्क किया मैंने और ठीक ठाक मार्क्स स्कोर किया। और मेरा ये मानना है कि जिन भी बच्चों का क्वांट वीक है वो भी इसको स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं और अच्छा मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। लास्ट ईयर तो IBPS PO का जो क्वांट था वो काफ़ी डूएबल आया था, बच्चों ने काफ़ी ज़्यादा मार्क्स गेन किए थे। मेरे खुद आई थिंक 17-18 के अराउंड मार्क्स थे, और मेरे कुछ फ्रेंड्स ऐसे भी हैं जिनकी क्वांट अच्छी थी, वो 25 to 30 तक स्कोर किए थे। तो ये काफ़ी स्कोरिंग था लास्ट ईयर। और RRB PO का जो क्वांट होता है वो तो हर साल स्कोरिंग ही रहता है, उसमें मैक्सिमम स्कोर करते हैं बच्चे। तो आपको इसको बिल्कुल भी नेगलेक्ट करके नहीं चलना है, इसको अच्छे से प्रिपेयर करना है ताकि आप इसमें ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स स्कोर कर सकें, ठीक है। और मैं जो भी आपको बता रही हूँ आप इसको अच्छे से भरोसा करके फॉलो करिए। जिन भी बच्चों का क्वांट वीक है, जिन भी एस्पिरेंट्स का, वो भी इसको स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं और मैक्सिमम मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। और आपके अगर किसी भी फ्रेंड का कोई भी सब्जेक्ट वीक है तो आप उनके साथ भी ये वीडियो शेयर कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं सबसे पहले कॉन्सेप्ट की। क्वांट में सबसे पहले आपको कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग करने पे ध्यान देना है। कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग करने का मतलब ये नहीं है कि आप कोई एक पर्टिकुलर चैप्टर उठा लें और उसके ढेर सारे क्वेश्चन सॉल्व करते रहें, नहीं। कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग करने का मतलब है कि आप कोई एक टॉपिक का हाई लेवल क्वेश्चन उठा लीजिए। जैसे मान लीजिए आप टाइम एंड वर्क का हाई लेवल क्वेश्चन उठा लिए और आप उसमें देख रहे हैं कि उसमें 2-3 मेथड लग रहे हैं, जैसे कि उसमें पार्टनरशिप का भी मेथड लग रहा है, उसमें वेरिएबल बेस मतलब वेरिएबल भी लग रहा है, रेशियो से वो क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा है। तो मतलब आप अगर हाई लेवल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो उसमें मल्टीपल मेथड्स के थ्रू, मतलब हाई लेवल क्वेश्चन क्या होता है ना, प्रीलिम्स के बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स को मिला दिया जाता है तो वो हाई लेवल बन जाता है। तो आपको उस लेवल की प्रैक्टिस करनी है। अगर आप हाई लेवल प्रैक्टिस करेंगे तो प्रीलिम्स तो आपका ईजिली हो जाएगा, उसके लिए आपको टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं है। तो बेसिकली आपको करना क्या है कि हाई लेवल क्वेश्चंस के थ्रू आपको अपना कॉन्सेप्ट रिफ्रेश करना है। आपको अलग से वो चैप्टर उठा के पढ़ने नहीं बैठ जाना है। आप हाई लेवल क्वेश्चन सॉल्व करिए और उसके थ्रू अपने कॉन्सेप्ट को रिफ्रेश करिए और अच्छे से प्रिपेयर करिए। कॉन्सेप्ट जो हाई लेवल क्वेश्चंस है वो आपको इनफाइनेटिसिमल यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगा, या फिर जो मीन्स लेक्चर हैं हर्षल सर के, आशीष अरोरा सर के एंड कौशिक सर के, ये मतलब मेंस लेवल क्वेश्चन सॉल्व करवाते हैं यूट्यूब पे भी और इनका पेड कंटेंट भी है, तो आप वहाँ से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। देखिए मैं लेक्चर के थ्रू क्वेश्चन सॉल्व करने को इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि कई बार क्या होता है कि हम अगर क्वेश्चन खुद से सॉल्व करते हैं तो राइट अप्रोच नहीं यूज़ कर पाते हैं और उस बहुत ज़्यादा वो टाइम टेकिंग हो जाता है। और टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि क्वेश्चंस इतने डिफ़िकल्ट होते हैं और टाइम इतना कम होता है कि आपको उतने टाइम में उतना क्वेश्चन अटेम्प्ट करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो आपको वो चीज़ें सीखनी पड़ेंगी और सीखेंगे आप कहाँ से, लेक्चर्स के थ्रू। इसलिए लेक्चर अटेंड करना बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं भी प्रैक्टिस को बहुत एम्फेसाइज करती हूँ कि हाँ आप प्रैक्टिस करिए, बट प्रैक्टिस आप कब करेंगे, जब आपको आता रहेगा तो आप इम्प्लीमेंट कर पाएंगे। जब आपको आता ही नहीं है तो आपको पहले तो फोकस सीखने पे देना होगा ना, सीखने के बाद आप प्रैक्टिस पे ध्यान दीजिए। तो सबसे पहले लेक्चर्स के थ्रू आप हाई लेवल क्वेश्चंस प्रैक्टिस करिए। जैसे कि कई बार क्या होता है, सर लोग
डिफ़िकल्ट डीआई शॉर्ट मेथड से सॉल्व करवा देते हैं, रेशियो मेथड से करवा देते हैं, मतलब बहुत अच्छा अप्रोच यूज़ करके सॉल्व कर। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि हर बार आपका अप्रोच गलत होगा, हो सकता है कई बार सर से भी अच्छा अप्रोच आपका है तो आप अपने अप्रोच को फॉलो करिए, बट हो सकता है कि आपका अप्रोच नहीं अच्छा है, सर का ज़्यादा अच्छा है, तो आप उनके अप्रोच से फॉलो करिए। आप बेसिकली क्या कर सकते हैं कि जैसे यूट्यूब पे वीडियो चालू कर दीजिए, क्वेश्चन आपके सामने आता है, पॉज कर दीजिए, खुद से सॉल्व करिए। उसके बाद अगर लग रहा है कि आपका अप्रोच बहुत अच्छा है, आपने कम टाइम में क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, तो आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन कर जाइए। अगर आपको लग रहा है कि नहीं, क्वेश्चन नहीं बन रहा है या फिर बहुत ज़्यादा टाइम ले रहा है, तो आप सर का सॉल्यूशन देख लीजिए, उनका मेथड देख लीजिए कि वो किस तरह से सॉल्व कर रहे हैं। उसके बाद फिर उस हिसाब से वो सीख लीजिए और आगे बढ़ जाइए। तो आपको हर मतलब 1 आवर कंप्लीटली लर्निंग पे डिवोट करना है, मतलब आप सीखिए और प्रैक्टिस करिए, ठीक है। 1 आवर आपको कंप्लीटली इसको देना है, जिसमें आप अरिथमेटिक बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हैं। आपको क्वाड्रेटिक के क्वेश्चंस भी बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करना है, क्योंकि आजकल उसके काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं, और नंबर सिस्टम भी, मतलब उसके भी बहुत सारे क्वेश्चंस आने लगे हैं, तो आप उसको भी स्किप मत करिएगा, उसको भी अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा। और अरिथमेटिक का कोई भी टॉपिक आपको छोड़ के नहीं जा रहा है। मैंने देखा है बहुत सारे एस्पिरेंट्स ऐसे होते हैं जो कि प्रोबेबिलिटी, मेंसुरेशन, परमुटेशन, कॉम्बिनेशन, ये सारे चैप्टर्स छोड़ के चले जाते हैं, और अक्सर एग्जाम में क्या होता है कि यही चैप्टर्स के इजी क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो ये आपके लिए थोड़ा सा वो हो जाता है, जिन बच्चों को आता रहता है उनके लिए तो एज हो जाता है, और जिनको नहीं आता रहता उनके लिए ये प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। तो आपको ऐसा कोई भी चैप्टर नहीं रखना है जो आपको ना आता हो। आपको सभी चैप्टर्स अच्छे से पढ़ के जाने हैं ताकि आपको आता रहे। अगर कोई चैप्टर आपको आता है तो मान लीजिए आप किसी ना किसी तरह से उसका सॉल्यूशन क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे, बट अगर आपको कोई चैप्टर आता ही नहीं तो आप कंप्लीटली उसको स्किप कर देंगे, जो कि बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। तो आपको सारे चैप्टर्स अच्छे से कवर करके जाने हैं, अच्छे से प्रैक्टिस करके जाना है। और अक्सर देखा जाता है कि इन चैप्टर्स के क्वेश्चंस इजी होते हैं, जैसे कि कई बार डीआई आती है जिसमें 1-2 क्वेश्चंस हो जाते। ज़रूरी नहीं है कि डीआई में 10 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन ऐसे ही आएंगे। आजकल डीआई ऐसे भी आने लगी हैं कि एक डीआई आ गई, उस पर बेस्ड 1-2 क्वेश्चन आ गए, जो कि ईजी होती है, अक्सर अरिथमेटिक पे बेस्ड होती हैं। तो उसकी आपको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करके जानी है ताकि आप एग्ज़ाम में अच्छा कर सकें। अब हम बात करते हैं डीआई। आपको डीआई भी प्रैक्टिस करना है। डीआई के लिए आपको कंप्लीटली 1 आवर डेडिकेट करना है। क्वांट के लिए इसलिए मैंने सिर्फ 2 घंटे दिए हैं कि आप 1 घंटे अपना कॉन्सेप्ट बिल्डिंग पे ध्यान दे दीजिए, लेक्चर्स के थ्रू या फिर प्रैक्टिस के थ्रू, मतलब लेक्चर्स के थ्रू ही प्रैक्टिस करिए। और 1 आवर आप कंप्लीटली डीआई को डिवोट करिए, जिसमें आप हर तरह की डीआई सॉल्व करिए, लाइक बार ग्राफ हो गया, डबल पाई चार्ट बेस्ड डीआई हो गया, क्यूमुलेटिव, रडार, फनल, मतलब हर टाइप की डीआई आप अच्छे से प्रैक्टिस करिए। और अरिथमेटिक बेस्ड केसलेट भी आती हैं, उसको भी अच्छे से करिए। ये आप करेंगे तो आपका अरिथमेटिक का भी टॉपिक बहुत अच्छे से स्ट्रांग होगा। तो डीआई में भी अरिथमेटिक इंक्लूडेड है, तो आपको ये बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करना है। और अब तो अरिथमेटिक बेस्ड बहुत सारे फिलर क्वेश्चंस आ जाते हैं, जैसे पार्टनरशिप का क्वेश्चन दे दिया, उसमें फिलर्स दे दिया, तो इस तरह से फिलर बेस्ड क्वेश्चन भी आते हैं। वेन डायग्राम बेस्ड डीआई आती है जो कि काफ़ी पूछी जाती है, तो उसको आप अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा। लॉजिकल डीआईज भी बहुत आती हैं, इसको भी अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। तो ये सब आपको स्कोर करने में हेल्प करेंगे। और ज़रूरी नहीं है कि आप बड़े बड़े डिफ़िकल्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए, आपको बेसिकली क्वेश्चन सिलेक्शन पे ध्यान देना है। जो क्वेश्चन डूएबल है उसको सिलेक्ट कर लीजिए, सॉल्व कर लीजिए। अरिथमेटिक के ये जो टॉपिक्स हैं ये काफ़ी डिफ़िकल्ट माने जाते हैं, जैसे कि प्रोबेबिलिटी हो गया, टाइम एंड वर्क, स्पीड, टाइम, डिस्टेंस को तो बहुत ज़्यादा बड़ा बना दिया गया। हर साल इसके क्वेश्चंस आते हैं और बच्चे स्किप कर देते हैं एस्पिरेंट्स। तो इस पर आपको बहुत अच्छे से ध्यान देना है। ये बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है, आपको बस एक बार कॉन्सेप्ट सीखना है और अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। इसके हाई लेवल क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए और आप टीचर्स की हेल्प से कर लीजिए, पहले सीख लीजिए। और ये जैसे पार्टनरशिप हो गया, CISI हो गया, बोट एंड स्ट्रीम, इन सभी टॉपिक्स की बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए। मेंसुरेशन आप बिल्कुल भी छोड़ के मत जाइएगा। एस्पिरेंट्स ये गलती ज़रूर करते हैं कि वो मेंसुरेशन छोड़ देते हैं, प्रोबेबिलिटी छोड़ देते हैं, परमुटेशन, कॉम्बिनेशन छोड़ देते हैं। आपको ये गलती नहीं करनी है। आप इन सभी टॉपिक्स को अच्छे से प्रिपेयर करके जाइए और वहाँ जाके अच्छा स्कोर करिए। सो बेसिकली आपको सभी सब्जेक्ट्स के अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, उसको अच्छे से सीखना है, अच्छे से इम्प्लीमेंट करना है और सेक्शनल मॉक्स के थ्रू अपनी वीकनेसेस एंड स्ट्रेंथ को एनालाइज करते जाना है, ताकि आप अच्छे से
एग्ज़ाम में परफॉर्म कर पाएँ। और प्लीज़ इसको अच्छे से भरोसा करके फॉलो करिएगा, अदरवाइज़ टाइम चला जा रहा है और हर साल वैकेंसीज डिक्रीज़ होती जा रही हैं। फिर अगर आप इसको फॉलो नहीं करेंगे तो फिर नेक्स्ट ईयर किसी और की स्ट्रैटेजी देख रहे होंगे। तो अगर आप इसको स्किप करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि नेक्स्ट ईयर आपके अकाउंट में 70,000 हर मंथ सैलरी आए, तो उसके लिए आपको इसको भरोसा करके अच्छे से फॉलो करना है ताकि आपका सिलेक्शन हो सके और आप भी अपने पेरेंट्स को वो खुशी दे सकें, आप भी एम्प्लॉयड फील कर सकें और यस अपनी लाइफ में बहुत अच्छा करें। अब हम अगले सब्जेक्ट की बात करते हैं, दैट इज़ जनरल अवेयरनेस। जनरल अवेयरनेस हर साल काफ़ी अनप्रिडिक्टेबल होती है, स्पेशली आरआरबी पीओ मेंस में। ये तो हर साल पता नहीं कहाँ से क्वेश्चंस आ जाते हैं, बहुत बच्चे इसमें प्रॉब्लम फेस करते हैं, बट हमें इसे कवर तो करना ही पड़ेगा, हम इसे छोड़ नहीं सकते हैं। सेक्शनल कट ऑफ तो ज़्यादा नहीं होती है, बट आपको अच्छा स्कोर करना ही पड़ेगा। क्या पता ठीक ठाक आ गया जनरल अवेयरनेस, ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है, तो फिर जो बच्चे पढ़े रहेंगे वो उनके लिए एज हो जाएगा ना, तो हम इसे स्किप नहीं कर सकते हैं। आपको इसे भी बहुत अच्छे से कवर करना है। आप ये कर सकते हैं कि जून जुलाई अगस्त, जब तक आरआरबी पीओ का रिज़ल्ट नहीं आता है उससे पहले कवर कर लीजिए, और अप्रैल मई सितंबर रिज़ल्ट आने के बाद कवर कर लीजिए। आपको कवर कैसे करना है, आप सिंपली 1 आवर पीडीएफ को डिवोट कर दीजिए या फिर लेक्चर, आपको जो भी सूटेबल लगता है। या तो आप पीडीएफ स्टार्ट कर दीजिए, वीकली पीडीएफ पढ़ना स्टार्ट करिए और एक दिन पीडीएफ ख़त्म कर लीजिए या फिर लेक्चर ख़त्म कर लीजिए, जो भी आपको बेस्ट लगता है। और उसके बाद 30 मिनट्स क्विज़ दीजिए, एनालिसिस करिए। क्विज़ बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप क्विज़ देंगे तो आपका रिटेंशन अच्छा होगा और आप एग्ज़ाम में कंफ्यूज नहीं होंगे, तो ये आपको बहुत हेल्प करेगा, इसलिए क्विज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप कोशिश करिए कि 1.5 आवर जीए को दीजिए। आप इसको बहुत ज़्यादा टाइम नहीं दे सकते क्योंकि ये बहुत अनप्रिडिक्टेबल होता है। पता चला आप पूरा टाइम इसी को दे रहे हैं, अच्छे से पढ़ रहे हैं और एग्ज़ाम में जा रहे हैं तो सब ब्लैंक हो जा रहा है, कुछ आ ही नहीं रहा है क्वेश्चन। तो आप इसमें ज़्यादा फोकस करने की जगह आप उस पर करिए, इंग्लिश, क्वांट एंड रीजनिंग पे। और ये जो जून जुलाई अगस्त के करंट अफेयर्स हैं इसको आप अच्छे से करिएगा, ये आपके आईबीपीएस क्लर्क मीन्स में भी हेल्प करेगा और आगे जो एग्ज़ाम है आईबीपीएस पीओ उसमें भी थोड़ा बहुत तो हेल्प करेगा ही, ज़्यादा नहीं। और आईबीपीएस पीओ मेंस के लिए आपको ज़्यादा जीए के लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि उसका जीए बहुत रीसेंट मंथ्स का आता है, तो आप सितंबर, अक्टूबर, नवंबर ये 3 मंथ का कवर कर लेंगे तो भी बहुत अच्छा रहेगा, उसमें आप अच्छा स्कोर कर लेंगे। और आपको इसके आईबीपीएस पीओ मेंस जीए के लिए तो मैं आगे फर्दर वीडियोस में अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगी, उसके लिए आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। और आईबीपीएस पीओ के लिए मैंने एक इनिशिएटिव भी स्टार्ट किया है कि मैं उसमें डेली टारगेट्स प्रोवाइड कर रही हूँ। अगर आपका फोकस सिर्फ आईबीपीएस पीओ मेंस पे है तो आप वो जो टू डू लिस्ट मैं डेली प्रोवाइड कर रही हूँ शॉर्ट्स के थ्रू, आप उसे फॉलो कर सकते हैं। डेफिनेटली आपका सिलेक्शन हो जाएगा, बस उसको रिगरसली अच्छे से भरोसा करके फॉलो करिए, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। और यस अब हम बात करते हैं कंप्यूटर की। कंप्यूटर आपको कैसे करना है, आप इसके लिए 45 to 60 मिनट्स डेली दे दीजिए। एक साहिल सर है, यूट्यूब से आप इनकी लेक्चर्स देख सकते हैं, या फिर सचिन सर हैं अरोरा एजुकेटेड यूट्यूब चैनल पे, आप इनके लेक्चर्स देख सकते हैं या फिर पीडीएफ पढ़ सकते हैं, जो भी आपको बेटर ऑप्शन लगता है। आप इतना टाइम देके बस पीडीएफ या लेक्चर्स के थ्रू इनके क्वेश्चन कर लीजिए, या तो आप चाहें तो इनका पेड कोर्स भी ले सकते हैं। सचिन सर का आई थिंक 500 के आसपास आता है, जो कि ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है, तो आप चाहें तो ये भी ले सकते हैं। कंप्यूटर काफ़ी स्कोरिंग होता है, 20 मार्क्स का आता है, जो कि बिल्कुल भी कम नहीं है। मैंने ज़्यादा दिन नहीं पढ़ा था, आई बिलीव मैंने कंप्यूटर सिर्फ 20-25 दिन पढ़ा था और सचिन सर के लेक्चर्स देखे थे मैंने बस, और उन लेक्चर्स के थ्रू मैंने 12 मार्क्स के स्कोर किए थे। और मुझे लगता है अगर आप अच्छे से पढ़ के जाते हैं तो 15+18 तक आप स्कोर कर सकते हैं आराम से। तो आपको कंप्यूटर पे भी थोड़ा सा ध्यान देना है, ये थोड़ा इजी सब्जेक्ट है तो आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप डेली 1 घंटा भी देंगे, अच्छे से पढ़ेंगे तो आपका ये कवर हो जाएगा, आप इसमें बहुत अच्छा स्कोर कर पाएंगे। सो यस, मेंस के सारे सब्जेक्ट हमने कवर कर लिए हैं। अब हम बात करते हैं कि प्रीलिम्स के लिए, मतलब आपको प्रीलिम्स को कैसे बैलेंस करना है। तो आपके जो रेस्ट 2 आवर्स बचे हैं, आपको इसमें क्या करना है कि आपको प्रीलिम्स का मॉक अटेम्प्ट करना है और जो भी आपके वीक कॉन्सेप्ट्स हैं उन पे वर्क करना है अच्छे से, ठीक है, ताकि आपका कोई भी कॉन्सेप्ट वीक ना रह जाए।
आप इसके लिए क्या कर सकते हैं, ऑल्टरनेट डेज पे चीज़ें कर सकते हैं। जैसे आप मान लीजिए एक दिन प्रीलिम्स का मॉक दे रहे हैं, एक दिन 1 आवर दे के, उसके बाद फिर 30 मिनट्स दे के उसको एनालाइज कर ले रहे हैं। अब मैं ये मान के चल रही हूँ कि आपके RRB PO में अच्छे अटेम्प्ट्स हैं, तो मतलब आपका प्रीलिम्स काफ़ी अच्छा है, प्रिपेयर्ड है वो, तो आपको वो 30 मिनट में एनालिसिस हो जाएगा, उसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, और आप वन आवर मॉक दे दीजिएगा। बाकी जो 30 मिनट्स बचते हैं उसमें आप सेक्शनल मॉक दे दीजिए। जिस भी, मान लीजिए आपने मॉक दिया, जिस भी मॉक में आपके कम स्कोर हैं, आप उसी सब्जेक्ट का सेक्शनल मॉक दे दीजिए, उसका एनालिसिस कर लीजिए। 30 मिनट्स आपका इसमें चला जाएगा। तो इस तरह से आप एक दिन ऐसे करिए, और नेक्स्ट डे आप क्या करिए कि आपके जो भी कॉन्सेप्ट्स हैं मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश के, आप उसे रिवाइज कर लीजिए। आपने मॉक दिया तो आपको पता चल गया कि आपका ये कॉन्सेप्ट वीक है, ये स्ट्रॉन्ग है, तो जो वीक है आप उसको रिवाइज कर लीजिए, उसके कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लीजिए। ऐसे करके आप जो डे 2 है वो कॉन्सेप्ट बिल्डिंग के लिए दे सकते हैं। और आप ये भी कर सकते हैं कि मान लीजिए आपका कॉन्सेप्ट अच्छा, आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, तो आपका मेन सेक्शन में अगर कुछ भी लेफ़्ट है, जैसे GA बचा है या कंप्यूटर बचा है या फिर मैथ्स, कुछ भी अगर लेफ़्ट है तो आप उसे कंप्लीट कर सकते हैं डे 2 पे। तो ऐसे करके आप प्रीलिम्स को मैनेज कर सकते हैं। So that's it. Thanks for watching. Please like, share and subscribe. If you have any query, then please comment below. And may God bless you all. Thanks.